अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो क्लास 9th की जनरल साइंस पढ़ रहे हैं और उसका आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जो कि बायोकेमिस्ट्री एंड द बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, ये कौन सी ब्रांच है, उसका स्कोप क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देख लेते हैं, फिर हम फर्दर इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने चाह रहे हैं। तो बायोकेमिस्ट्री की बात कर लें पहले। बायोकेमिस्ट्री जो है ये दो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है, एक बायोलॉजी एंड द केमिस्ट्री। बायोलॉजी के अंदर हम लोग, बायो के अंदर हम का मतलब है लाइफ, हम इसमें लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, और केमिस्ट्री का जो ताल्लुक है वो एलिमेंट्स के साथ है, उनकी कंपोजिशन, मैटर की कंपोजिशन, अबाउट द एलिमेंट्स, अबाउट द मॉलिक्यूल, अबाउट द बायोकेमिस्ट्री ये कॉम्बिनेशन है यानी लाइफ का और एलिमेंट्स का, यानी कि अबाउट द मॉलिक्यूल्स, अबाउट द कंपोनेंट्स, अबाउट द कंपाउंड्स बट दैट आर प्रेजेंट इन द लाइफ, यानी कि वो वाले एलिमेंट्स और उन कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो कि लाइफ के साथ रिलेटेड है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। मतलब इन शॉर्ट बात करें तो हम इसके अंदर और सारे रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं दैट आर इन्वॉल्व्ड, जो कि शामिल होते हैं इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सारे के सारे रिएक्शंस होते हैं, हम उसके बारे में कलेक्टिवली किस में पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, हमें क्या फ़ायदा मिला है बायोकेमिस्ट्री को पढ़ने का, तो इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि हमें ये बात पता चल गई है कि जो लिविंग बॉडी है उसके अंदर जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो नेसेसरी एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं और किस एलिमेंट का क्या यूज़ है। मतलब हमें एलिमेंट्स का इन द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो उसकी इम्पॉर्टेंस है उसके बारे में हमें अंदाज़ा हो गया विद द हेल्प ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। इसी तरह से जो बायोटेक्नोलॉजी है तो उसके बारे में देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी कौन सा इल्म है? ये एक मॉडर्न जो है डिसिप्लिन है ऑफ द केमिस्ट्री एंड आल्सो द बायोलॉजी, बट मेनली बायोलॉजी। उसका ये मॉडर्न जो है वो प्रिंसिपल है, एक डिपार्टमेंट है, लेकिन डिपार्टमेंट इतना ज़्यादा, ये शोबा जो है वो इतना ज़्यादा नया नहीं है, पुराना है, लेकिन इसकी जिद्दत जो है वो अब ज़्यादा हो गई है। हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, हम इसके अंदर यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म का यूज़, मेनली उसके जीन्स को अल्टर करना, उसके जीन को इस्तेमाल करना, उसके DNA को इस्तेमाल करना, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड, इंसानियत की खिदमत के लिए। तो ऐसे जो है हम उसको जो इस तरह की ब्रांच है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ पढ़ते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड, इंसानियत की खिदमत के लिए हम उसे कैसे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बायोटेक्नोलॉजी का नाम दिया। इसकी इंपॉर्टेंस आजकल हम लोगों को क्या मिली है, इसकी वजह से देखिए हमने बहुत ज़्यादा जो है वो मेडिसिन बनवाई हैं, जैसे इंसुलिन बनवाया है हमने, इंटरफेरॉन बनवाया है हमने, बहुत ज़्यादा एंजाइम्स बनवाए हैं जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़रूरी थे हमारे लिए। तो अब ये इंसुलिन हम बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ह्यूमन मेड बना रहे हैं, बल्कि इससे पहले हम जो था वो गोट और शिप की इस्तेमाल करते थे। इस तरह से इंटरफेरॉन हमने बनवाया, दैट एंटी कैंसर हार्मोन, एंटी कैंसर मेडिसिन है। फिर इसके साथ हम लोगों ने ग्रोथ हार्मोन बनवाए हैं, एंजाइम्स बनवाए हैं, ये सारे हमने बायोटेक्नोलॉजी के साथ बनाए हैं। इसके अलावा हमने सिर्फ इसका इस्तेमाल सिर्फ मेडिसिन के अंदर नहीं है, बल्कि इससे हमने बहुत ज़्यादा जानदार भी बनवाए हैं, नए क्रॉप्स की यील्ड हाई की है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हम अब जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बायोटेक्नोलॉजी में जो है वो पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हमारा मेन कंसर्न ये होगा। इसके बाद हम अपना फर्स्ट जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अ मेटाबॉलिज्म। हमारा फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन देख चुके हैं चैप्टर के अबाउट कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। दोनों ब्रांचेस का जो है, जो साइंस की ब्रांचेस है दोनों, तो उनका क्या डिफिनेशन है और उसका मकसद क्या है बनाने का। अब इसके बाद हम मेटाबॉलिज्म के बारे में देखेंगे। तो मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं, जितने भी रिएक्शंस, ऑल दी केमिकल रिएक्शंस, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि दैट अकर, जो वकूअ पज़ीर होते हैं इन अ लिविंग बॉडी, किसी भी जानदार जिस्म के अंदर, उनको कलेक्टिवली उसको क्या कहते हैं, इकट्ठा एक वर्ड में उसको अगर नाम ले तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, कलेक्टिवली कॉल्ड
मेटाबॉलिज्म। तो उसको हम एक लफ्ज़ मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सारे के सारे प्रोसेस और उठते बैठते बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं, उसको बॉडी के मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब मेटाबॉलिज्म मतलब कि रिएक्शंस हो रहे हैं। अब रिएक्शंस होते हैं दो तरह के। एक रिएक्शंस वो होते हैं कि जिसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दें, तो या फिर ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें बड़ा मॉलिक्यूल टूट जाता है और छोटे छोटों में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेम विद द केस ऑफ द मेटाबॉलिज्म, दो इसकी आगे से टाइप्स हैं। एक कहलाती है एनाबॉलिज्म एंड द सेकेंड वन इज कैटाबॉलिज्म। एना का मतलब है बनना, टू मेक। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलके लार्जर मॉलिक्यूल बना देते हैं। इसकी एग्जांपल हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस की थी, दोबारा से एक दफ़ा देखते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल में जो है वो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आ जाता है। फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसके बाद लाइट, इसके बाद क्लोरोफिल इसके अंदर होती है, और ये सारी चीज़ें मिलके क्या बना देती हैं इसके अंदर, ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है। फिर मेन चीज़ इसमें ग्लूकोज बनती है। तो इसमें देखें ये सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, ये मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब एनाबॉलिज्म में जहाँ पे कोई छोटी छोटी चीज़ मिलके बड़ी चीज़ बनाती है ना, तो वहाँ पे एनर्जी लगती है, यानी कि यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, यूटिलाइज होती है। ये वो रिएक्शंस हैं जहाँ एनर्जी यूटिलाइज होती है। एनर्जी कहाँ से आती है, ये भी हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, याद हो हम इन्हें ATP का जिक्र किया था कि एक न्यूक्लियोटाइड है जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, एनर्जी को कैरी करता है बॉडी के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो वो यहाँ पे इन रिएक्शंस के लिए ATP ही है जो इनको एनर्जी फ्राहम करती है और फिर ये अपना रिएक्शन जो है कंप्लीट करते हैं। लेकिन नॉर्मल लाइफ में भी आप देखिएगा, कोई भी रिएक्शन ऐसा है जिसमें छोटी छोटी चीज़ें मिलकर आपने बड़ी चीज़ बनानी है। डोमेस्टिक लेवल पर चले जाएँ, फॉर एग्जाम्पल आप टी बनाना चाहते हैं, इसके लिए आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। आपको क्या चाहिए, चीनी पत्ती चाहिए और इसके अलावा दूध चाहिए, तो ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। लेकिन उसके बाद जब तक आप उसको हीट नहीं देते, हीट एनर्जी नहीं देते आप उसको, तब तक वो आपके पास जो आप प्रोडक्ट चाहते हैं, चाय चाहते हैं, वो नहीं बनेगी। इसी तरह से बिल्कुल, तो एनाबॉलिक रिएक्शंस जितने भी होते हैं उन सब के लिए एनर्जी ज़रूरी होती है। उसके बाद अगला है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, कैटा का मतलब होता है टू ब्रेक, टूटना। यानी ये कौन से रिएक्शंस हैं जिसके अंदर लार्जर मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है, वो टूटता है और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी भी एग्जांपल हमने देखी थी, अगेन वही वाली डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अ रेस्पिरेशन। क्या रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में टूट जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज है, इसकी ये जो ऑक्सीजन आती है रेस्पिरेशन के ज़रिए हम लेते हैं, वो ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ देती है और ये बदल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, इसमें से बदल जाता है और वाटर में। तो इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब अगेन देखिएगा, कैटाबॉलिक रिएक्शन जब भी होगा इसमें से एनर्जी रिलीज होती है, यानी ये वही जगह है जहाँ से ATP आएंगे, एनर्जी को इकट्ठा करेंगे और एनाबॉलिक रिएक्शन में जाके उसको दे देंगे। अगेन कैटाबॉलिक रिएक्शन जहाँ पे भी बॉडी के अंदर होगा वहाँ पे दोबारा ATP फॉर्म होंगे, ATP बनेंगे और एनाबॉलिक रिएक्शन में जाके एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये इनका काम है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। इसकी भी एग्जाम्पल देखें आप नॉर्मल लाइफ की, एक ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम एक ग्लास की बात कर लेते हैं। शीशे का ग्लास है जो टूटता है, वो ब्रेक होता है, तो क्या होता है, एक तो उसके पीसेस हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ एनर्जी निकलती है, किस फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में। यानी आम भी लाइफ में जितने भी रिएक्शंस हैं जिसके अंदर बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता है, तो उसमें एनर्जी ज़रूर निकलती है। तो ये दो तरह के रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर। दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं। मेटाबॉलिज्म बोलते हैं बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, हम कलेक्टिवली उनको एक वर्ड का नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म। यानी ये कहना कि बॉडी की मेटाबॉलिज्म, उसमें समझ आ जाएगी कि बॉडी के अंदर होने वाले तमाम के तमाम रिएक्शंस। अब दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक।
एनाबॉलिक रिएक्शंस को हम, इस प्रोसेस को एनाबॉलिज्म कहते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। एनाबॉलिज्म में स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं और इसमें एनर्जी यूज़ होती है, और कैटाबॉलिक में लार्जर मॉलिक्यूल टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं और इसमें जो है वो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी को एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन में एटीपी पहुंचाते हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड्स। और इसके बाद जो है वो हम देख लेते हैं डाइजेशन और एसिमिलेशन किसको कहते हैं। डाइजेशन जो है ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमारा फूड है जो हम खाते हैं उसकी ब्रेक डाउन होती है। अच्छा, अब ये जो ब्रेक डाउन होना ये ज़रूरी है। ये ब्रेक डाउन होना क्यों ज़रूरी है? हम लोग जो कुछ भी खाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें होती है कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें होती है फैट्स, उसमें होती है प्रोटीन एंड अदर आल्सो, बट बेसिक फूड हमारा यही होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये हमें ज़रूर चाहिए होता है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो भी विटामिन वगैरह, लेकिन उनकी मिकदार ज़रा थोड़ी होती है, लेकिन उनके बगैर भी वैसे फंक्शन प्रॉपरली नहीं होता। लेकिन मेन मेटाबॉलिज्म भी हमारी बॉडी के अंदर इन्हीं तीन की होती है। अच्छा, अब हम खाते तो इन चीज़ों को, लेकिन हमारे सेल जो है वो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ये ट्रांसफ़र नहीं हो पाती जो है वो सेल की वॉल के अंदर से, सेल की मेम्ब्रेन के अंदर से पास ऑन नहीं हो पाती। उसके लिए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स चाहिए कि इनको कन्वर्ट। हमें क्या चाहिए, जो हमारी बॉडी को चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट की जगह सिंपल शुगर चाहिए, हमें फैट की जगह फैटी एसिड्स चाहिए, और हमें प्रोटीन्स की जगह हमें अमाइनो एसिड्स चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट से सिंपल शुगर, फैट से फैटी एसिड्स और प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनवाने के लिए जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, जिसको बॉडी यूज़ कर सकती है, तो इसके लिए जो है वो कौन सा प्रोसेस करवाया जाता है? इसके लिए हमारी बॉडी जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस करवाती है, जो कि इन चीज़ों को, हमारे फूड को तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स में जो है वो कन्वर्ट कर देती है, ताकि वो सेल में से ईजिली एब्जॉर्ब भी हो सके और फिर जो है वो न्यू कंपाउंड्स भी बॉडी के अंदर जो है वो फॉर्म कर सकें। अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है अगला एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है यानी एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। ठीक है, कहाँ एब्जॉर्ब करना? यानी कि एसिमिलेट हो जाना, यानी कि बॉडी ऑर्गन्स का हिस्सा बन जाना। इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। डाइजेशन के प्रोसेस में जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है कि वो सारा चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन से, छोटी आंत से जो है वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड, और ब्लड जो आगे से उसको सर्कुलेट करके तो फिर कहाँ पे पहुँचाता है उसको? बॉडी ऑर्गन्स के पास, यानी कि हर सेल के पास, और वहाँ पे जाके फिर वो क्या करती है, बॉडी ऑर्गन्स उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, वो बॉडी ऑर्गन्स का हिस्सा बन जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन बहुत ज़रूरी है ऑब्वियसली, क्योंकि इसी के ज़रिए जो है वो हमारे मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारी बॉडी का हिस्सा बनते हैं। तो ये दो प्रोसेस है, ये भी हमने मेटाबॉलिज्म के ही डिस्कस किया है अपना, ये उसी के रिएक्शंस, ऑब्वियसली सारे रिएक्शंस ऑफ मेटाबॉलिज्म ही कहलाते हैं। अब उसके बाद हमारी अगली मेटाबॉलिज्म आ जाती है जो कि हम इन तीनों के मेटाबॉलिज्म को बारी बारी डिस्कस करेंगे कि हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और इनकी मेटाबॉलिज्म से हमें मिलता क्या क्या है। तो सबसे पहले वाली जो है वो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट की जो मेटाबॉलिज्म है, इसके जो सोर्सेज की पहले बात करें तो ये हमारा बेसिक फूड है, ये हमारी बेसिक सोर्स है एनर्जी का। जो कुछ भी आप खाते हैं उसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, क्योंकि देखिए हम जो कुछ भी खाएं, लेकिन वो चीज़ हमारी आटा, वीट, गंदम, राइस, कॉर्न, इनके बगैर तो पूरी नहीं हो सकती। ये बेसिक सोर्स है हमारे पास इसका। शुगर कैन, फ्रूट्स वगैरह जितने भी हैं, इन सब के अंदर हमें जो बेसिक चीज़ मिलती है वो है कार्बोहाइड्रेट। एनर्जी कितनी है इसकी? तो इसके 1 ग्राम के अंदर तकरीबन 3.8 किलो कैलोरीज जो है वो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके अंदर मौजूद होती है। और इम्पोर्टेंस इसका क्या है हमारे लिए? वो ये है कि ये हमारी सबसे पहली और चीपेस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा आसानी से दस्तयाब
जो है वो सोर्स ऑफ फूड है हमारे पास, सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास। और इसका स्ट्रक्चर यानी कि ये किस तरह से पाई जाती है बॉडी के अंदर, तो ये ग्लूकोज की फॉर्म में टूट जाती है और जितनी बॉडी को ज़रूरत होती है उसको इस्तेमाल करने के बाद जो रेस्ट ऑफ द ग्लूकोज होती है उसको बॉडी ग्लाइकोजन की सूरत में जिगर में स्टोर कर लिया जाता है। फिर ज़रूरत पड़ने पर इसी ग्लाइकोजन को दोबारा तोड़ के ग्लूकोज में तोड़ा जाता है और बॉडी की ज़रूरत को पूरा किया जाता है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, उसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ये सारी की सारी जो है वो इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फैट की मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म हमारे पास जो है सेकंड सोर्स जो एनर्जी का है वो फैट है। फैट के दो ज़राए होते हैं, एक ज़राए है हमारे पास एनिमल और दूसरा सोर्स है हमारे पास प्लांट। एनिमल सोर्सेस कौन कौन से हैं हमारे पास? एनिमल सोर्स है हमारे पास बटर, जिसे हम लोग घी बनवाते हैं। फिर उसके अलावा जो मीट के साथ होती है फैट, मीट फैट, ठीक है। उसके बाद घी जो दूसरे वाला, उसके बाद जो है हमारे पास जो है वो फिश का लीवर ऑयल, ये सारे हमारे पास जो है वो एनिमल सोर्सेज हैं फैट को हासिल करने के। और प्लांट के अंदर हमारे पास फैट को हासिल करने के लिए वो ऑयल सोर्सेज हैं, यानी कि सारे ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, सरसों जिसको ब्रेसिका भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी अदर सोर्सेज जो हैं अदर फॉर्म ऑफ दिस, सोयाबीन, मेज़, कनोला, पीनट ऑयल, ये सारे के सारे हमारे पास सोर्सेज हैं प्लांट के। अच्छा, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले इसकी एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो ये हमें 1 ग्राम के अंदर तकरीबन 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। दैट इज़ डबल द अमाउंट ऑफ द एनर्जी एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ये डबल अमाउंट है एनर्जी की जो हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, दैट इज़ 3.8। तो ये तकरीबन उससे 2 गुना ज़्यादा है 9.1 किलो कैलोरीज एनर्जी। उसके बाद इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि जब हमारी बॉडी के अंदर ड्यूरिंग ग्लूकोज की डिफिशिएंसी हो जाती है, ग्लूकोज हमारे पास बेसिक सोर्स है एनर्जी का, और अगर इसकी कमी हो जाए तो फिर बॉडी स्विच कर जाती है टू द फैट, यानी कि वो फैट को इस्तेमाल करना शुरू कर देती है फॉर द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन टू गेन द एनर्जी हासिल करने के लिए। तो जो आपकी बॉडी के अंदर छुपा हुआ फैट होता है वो उसकी तरफ मूव कर जाती है और उससे एनर्जी लेना शुरू कर देती है, इसलिए इसको सेकंड सोर्स बोलते हैं हमारी एनर्जी का भी। अच्छा, तो जो एक्सेस फैट होता है वो हमारे कहाँ स्टोर हो जाता है बॉडी के अंदर? एक्सेस जो फैट है वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर। ये वो टिश्यूज़ हैं जो क्या करते हैं, ये फैट को स्टोर करते हैं, और इनकी ज़्यादातर जो कसरत होती है वो हमारे मौजूद होती है थाई पोर्शन में, बेली पोर्शन में, और यहाँ पे ये फैट को जो क्या करते हैं स्टोर करते हैं। और बहुत ज़्यादा फैट हो जाए टिश्यूज़ के अंदर तो वो फिर ओबीस हो जाते हैं, यानी ओबेसिटी में वो आ जाते हैं, मोटापे में। और इसकी केमिकल कंपोजिशन यानी कि इसके अंदर क्या क्या है, तो फैट्स जो है ये ज़्यादातर फैटी एसिड्स जो ग्लाइकोजन से मिलकर बने हुए होते हैं, और ये हमारी जो छोटी आंत है वहाँ जाके टूटते हैं, वहाँ इनकी जो मेटाबॉलिज्म है वो स्टार्ट होती है, और फिर ये हमें फैटी एसिड्स देते हैं और फिर उसको ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।